Good morning, students. Good morning, students. Our next topic of national income is ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल, मतलब ऑलरेडी 10 मशीनें लगा के हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें अब हमने 2 मशीनें और ऐड करी हैं इस साल. सो दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, जितना भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था उसमें से डेप्रिसिएशन का वैल्यू, मतलब उन मशीनों के जो मूल्य में कमी आई है. जैसे कोई मशीन माना 10 लाख की लगाई थी, अभी उसकी वैल्यू यूज़ होकर कम होकर उसकी वैल्यू 8 लाख या 6 लाख रह गई है. सो दैट इज़ कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट. मतलब घिसाई के कारण, यूज़ होने के कारण किसी चीज़ का, किसी इन्वेस्टमेंट का, किसी मशीनरी का वैल्यू कम हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट. अब नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर. मतलब कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, मशीनरी है जैसे, तो नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब होता है कि चल चल के उसका वैल्यू कम हो जाना, नॉर्मल वियर एंड टीयर. या फिर उसमें कोई यूज़ होने के कारण उसमें कोई भी खराबी आ जाना, फिर उसको रिपेयर करना, मतलब उसकी वैल्यू का कम हो जाना. फिर है पैसेज ऑफ टाइम. पैसेज ऑफ टाइम भी यही है कि कोई भी चीज़ जब पुरानी होती जाती है तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है. ऐसे ही मशीनरी है, जैसे ही वो चल चल कर उसकी वैल्यू यूज़ होकर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड पैसेज ऑफ टाइम. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब भी यही होता है कि मशीन अचानक से उसमें कोई खराबी आ जाना या उसका आउटडेटेड हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. इसके बाद है कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस का मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़. कि कोई भी मशीनरी अचानक से अर्थक्वेक आ गया, वो टूट गई, थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या फिर अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, मतलब कोई भी अचानक से किसी मशीनरी में खराबी आ गई. सो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन दोनों डिफरेंट होते हैं. कैपिटल लॉस अचानक होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो होती है वो पहले से ही पता होता है कि ये चीज़ का वैल्यू कम होना ही होना है, चाहे उसमें खराबी आ जाए, चाहे उसके पुर्जे बदलने पड़ें, चाहे या फिर समय के साथ जो होती है वो पुरानी होती जाती है, घिसती जाती है. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड हो जाती है. सो दैट इज़ कि पता ही होता है कि ये कोई भी चीज़ जब हम आज ख़रीद के लाए हैं तो उसको पुरानी होना ही होना है, तो उसमें से डेप्रिसिएशन होती जाती है, उसके जो एक्चुअल जो ग्रॉस वैल्यू थी उसमें कमी आती ही जाएगी. तो कैपिटल लॉस का मतलब यही होता है कि चीज़ों में अचानक से कोई गड़बड़ी आ जाना. इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन वन पर्सन, द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन. एग्जांपल जीएसटी. जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो लगाया तो प्रोड्यूसर्स पे जाता है, सेलर्स पे जाता है, लेकिन वो सेलर जो होते हैं उस टैक्स को तो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, लेकिन उसका वैल्यू जो है प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर देते हैं. तो प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर देते थे तो अल्टीमेटली वो चार्ज किससे करेंगे? कंज्यूमर से. जैसे आप लोग अभी चिप्स वगैरह खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है ना मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूड MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ऐसे होता है. मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस. तो टैक्स भी जो है वो जो प्रोड्यूसर पे लगा था टैक्स, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही वसूलता है, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. मतलब लगा उस पे है लेकिन उसने वसूला किससे? कंज्यूमर से, सेलर ने. इसके बाद है सब्सिडी. सब्सिडीज़ आप लोगों को मैंने इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ाया था. सब्सिडीज़ का मतलब है इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स फॉर जनरल वेलफेयर. ये तो आप लोगों को पता होगा, हाउस होल्ड्स को कैसे जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, ठीक है ना, अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं. इसी तरह प्रोड्यूसर्स को भी सब्सिडी मिलती है कि कोई चीज़ अगर वो समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे खादी की प्रोडक्ट्स हैं, कोई प्रोड्यूसर खादी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है जो नेचुरल होती है, हर्बल होती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है उनके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए प्रोड्यूसर की हेल्प करती है, उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प करती है.
दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडीज। इसके बाद है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप लोगों को बताया था मैंने पहले, फाइनल गुड्स क्या होती हैं, उनकी मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का मतलब जिस पे वो मार्केट में सेल होंगी। एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मल रेजिडेंट्स तो इंडिया में रहकर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, या इंडिया से बाहर रहकर भी वो इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के लिए हो, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, 1 साल के दौरान जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, चाहे वो भारत में रहकर चाहे भारत से बाहर जाकर भी वो भारत के लिए ही काम कर रहे हैं, जैसे एम्बेसीज वगैरह में काम करते हैं लोग। ठीक है, तो वो सारे काम, या 1 साल से पहले वो वापस आ जाते हैं भारत में अपना, तो दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। उनके द्वारा अर्न की गई इनकम भी जो है वो भारत की नेशनल इनकम में जुड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिड मेथड। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। एक है इनकम मेथड, एक है वैल्यू एडिड मेथड, और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने शुरू शुरू में बताया था, या तो सारी चीज़ों की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितने की हैं वो मार्केट में बिकेंगी, या फिर उन चीज़ों के को बनाने वालों की इनकम को ऐड कर दो। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ें बेचकर ही तो पैसे कमाए हैं, इनकम अर्न करी है। तो जो चीज़ों की वैल्यू थी उसी को सेल किया और उससे इनकम कमाई, और उसी इनकम को खर्चा किया। तो तीनों तरह से नेशनल इनकम निकालेंगे तो सेम आएगी, चाहे वैल्यू एडिड मेथड प्रोडक्ट मेथड से निकाल लो, चाहे इनकम मेथड से निकाल लो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लो। तो आज मैं एक मेथड इसके मेथड्स दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।